चलिए और एक पेपर करा देता हूँ। कॉस्टिंग का है पेपर। कॉस्टिंग कौन सी ईयर का है? 2019 अक्टूबर का है। फर्स्ट देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये एक्जेक्टली वैसा ही है जो मैंने लास्ट पेपर में कराया है ना। उसी तरीके से करना है यार, सेम तरीके से करना है। तो लास्ट पेपर में किया वैसे ही करना है, तो वहां देख लो मैंने कैसे कराया था। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं टोटल? फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख रुपए के हैं। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस है 1 लाख रुपए। इट इज द प्रैक्टिस टू चार्ज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। ओवरहेड को हम डायरेक्ट लेबर, वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे चार्ज करते हैं सर, ओवरहेड को। अब क्या बोल रहे हैं? इफ द वेजेस पेड फॉर द जॉब पीपी इज 5,000, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्जेबल ऑन जॉब पीपी। ओके, तो वेजेस आपको दे दिया है कितना? 5,000। तो ऐसे करने का, क्या बोलने का, कि अगर यहां से अगर डायरेक्ट वेजेस 1 लाख रुपए के है, तो ओवरहेड 10 लाख के थे ये वाला। तो 5,000 अगर डायरेक्ट वेजेस है, 5,000 है, ये 1 लाख था, 10 लाख था, तो ये कितना होगा? है ना। तो ये इसके 10 गुना है, ये 10 टाइम्स है ना, तो इसका 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 50,000। ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का जो भी खर्चा होगा वो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में जाता है, ये लास्ट पेपर में भी था। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल स्टॉक, रिसिप्ट एंड इश्यू, बीन कार्ड कंटेन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मनी वैल्यू ना। बीन कार्ड में दोनों नहीं दिखाते हैं, है ना। स्टोर लेजर कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव ना, स्टोर लेजर में दोनों दिखाते हैं। तो दोनों ही गलत है। Analysis of time card में worker shows gross earning 30,000, contribution to PF 2500, 800. If the practice to industry to contribute equal amount of PF is high, total wage cost, तो total wage cost exactly ये पिछले पेपर में भी था ऐसा ही। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर आपको क्या पे कर रहा है? एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है 30,000 रुपए, ये तो आपको 30 ही दे रहा है। और फिर इसमें से डिडक्शंस कटते हैं, इसमें से आपका पीएफ कटता है, इसमें से आपका ईएसआई कटता है, लेकिन एम्प्लॉयर तो 30 ही दे रहा है आपको। एंड एम्प्लॉयर और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पीएफ में 2500 रुपए, और आपके ईएसआई में 800 रुपए। तो ये तो है ही, ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का था और ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है, तो इन सबको प्लस कर देने का। ये कितना हो जाएगा सर? 33,300 के आसपास होना चाहिए। बोलो, सही है? नेक्स्ट क्या है? द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ सर लिमिटेड हैज कंप्यूटर लेबर टर्नओवर रेट फॉर द ईयर 31st March 2019, 20%, 10%, 6% respectively by flux method, replacement method and separation method। तो 10% जो है वो रिप्लेसमेंट मेथड से है, 6% जो है वो गिना है सेपरेशन मेथड से। If the numbers of workers replaced during the year is 60, तो 60 रिप्लेस किए हैं, फाइंड आउट द वर्कर हु लेफ्ट। तो रिप्लेस कितने किए हैं? रिप्लेस किए गए हैं 60, ये 60 वर्कर रिप्लेस किए गए हैं। अब फॉर्मूला क्या थी, है ना, ऐसी फॉर्मूला थी कि ऊपर रिप्लेसमेंट आता था, नीचे आता था एवरेज वर्कर्स कितने होते थे, इनको हम क्या करते थे 100। ये हमको दे दिया 10%, तो 10% रिप्लेसमेंट कितने हैं सर? 60। तो यहाँ पे क्या ढूंढ लेना है? एवरेज इंटू 100। तो एवरेज वर्कर कितने आ जाएंगे? एवरेज वर्कर आ जाएंगे सर, ये इधर चला जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एवरेज 600। 600 एवरेज आएगा। अब ये यहाँ रख देना है। सेपरेशन में फॉर्मूला क्या थी? सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इनटू क्या करते थे 100। इसका आंसर दे दिया आपको 60। तो 60 इज इक्वल टू एवरेज आपने ढूंढ लिया ऊपर 600,
सेपरेशन पता चल जाएगा, इनटू क्या कर देना है सर 100, निकल जाएगा, और 6 हिस्सा क्या हो जाएगा सर 36। आंसर इज 36। On the following information of KK Limited, calculate prime cost जानना है। prime cost भैया, prime cost कैसे मिलता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करो तो प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 90 है, डायरेक्ट लेबर कितना है 60 है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20 है, ये कितना हो जाएगा 170। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं आता इसके अंदर, तो आंसर कितना आना चाहिए 170। मैच द फॉलोइंग आइटम, मैचिंग करना है। स्क्रैप है ना, हम बेच देते हैं, स्क्रैप हम बेचते हैं, तो ये रहा देखो, इसको बेचने से कुछ मिलता है सम वैल्यू, है ना। डिफेक्ट है ना ये वेस्ट प्रोडक्शन में निकलता है, प्रोडक्शन करते करते, और डिफेक्ट वो होता है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आता नहीं है। तो ये इसका आंसर था। On the following, what will be the basis of apportionment of time-keeping expenses? Time-keeping कैसे बांटा करते थे? On the basis of numbers of employees. Numbers of employees. The summation of indirect material, indirect labor, indirect expenses. Indirect क्या होता है सब? overheads होता है। चलिए फिर क्या बोला 11 में? If the efficiency of worker is 110%, what will be the applicable rate under immersion efficiency plan? अरे मैं लास्ट में भी करा चुका हूँ, इसका आंसर आता है 30, है ना। 110 एफिशिएंसी हो तो अप टू 100% उनको बोनस मिलता है 20, एंड एनीथिंग बियॉन्ड 100% यू आर एंटाइटल्ड टू गेट बोनस, है ना। फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 1% बोनस, दैट कम्स टू टोटल 30%। दिस इज ऑलरेडी बीन डन इन द प्रीवियस पेपर। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा? कॉस्ट को जानना है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना, दोनों सही है, बोथ आर राइट। 13, analysis of time card machine showed 48 hours, he 45 hours including 4 hours overtime। अच्छा, ओवर टाइम गिनना है और प्रीमियम गिनना है, तो 4 घंटे ओवर टाइम किया था, और ओवर टाइम का रेट कितना है 50 एंड 50% एक्स्ट्रा है। लास्ट पेपर में सेम क्वेश्चन है, कराया वो, है ना। तो वैसे 60 मिलता है, लेकिन वो टाइम का 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 30 मिलेगा, मतलब मिलेगा कितना 90। बट एक्स्ट्रा कितना मिला 4 इंटू 30, एक्स्ट्रा इतना ही मिला है। एक्स्ट्रा जो मिला होता है इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। तो आंसर इज 120। The standard time for a job is 36 hours and the rate per hour is 30. DNS allowance is 10 per hour plus actual time taken by the worker is 30. Find out the total time worker as per Rowan bonus plan. Rowan bonus plan की फॉर्मूला क्या थी? रोवन बोनस प्लान ऐसा कह रहा था, नॉर्मल वेज प्लस बोनस, है ना। तो एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट ये आता था, एंड बोनस में क्या आता था, ऊपर आता था टाइम सेव्ड, नीचे आता है स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, ये सी फॉर्मूला थी, बराबर। अब एक्चुअल टाइम कितना लिया 30 घंटे, 36 आवर्स, 30 घंटे लिया, तो यहाँ कितना एक्चुअल टाइम 30 इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कितना था 30 रुपए मिलेगा, एंड डियरनेस अलाउंसेस से 10 मिलेंगे, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 30 के अंदर आ जाएगा, प्लस, है ना। 36 घंटे का काम 30 घंटे में किया, मतलब 6 घंटे बचा है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था 36 इंटू एक्चुअल टाइम कितना है 30 घंटे इंटू एक्चुअल रेट। अब ये जो रेट लो ना, उसके अंदर बोनस डीए नहीं आना चाहिए, डीए नहीं आना चाहिए, यहाँ कितना आएगा सिर्फ 30, ये हो जाएगा 1200, एंड प्लस ये 6 6 and 6 6 are 6 5 are and 5 3 are 150, so the answer should be 1356। आंसर क्या होना चाहिए 1356 होना चाहिए। डीएनएस अलाउंसेस है ना, वो नॉर्मल वेज में काउंट करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं, लेकिन डीए यहाँ नहीं काउंट करते। चलिए, एक्स लिमिटेड परचेज 1000 यूनिट्स, total cost of material purchase was 180, during transit 100 units were lost, it was a normal loss in business spite of the issue price per unit। तो सिंपल है यार, कितने यूनिट खरीदे थे आपने, आपने खरीदे कितने यूनिट, आपने खरीदे थे 1000 यूनिट, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 100, तो हाथ में कितना है अभी 900 यूनिट ही है, और ये जो कॉस्ट बचा है 180,
1,80,000 जो कॉस्ट बचा डिवाइड कर देंगे 900 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 200, है ना। नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट होता है ना, वो हम कस्टमर पे पास कर देते हैं, कस्टमर से ले लेते हैं, एंड दैट इज हाउ 200। Standard output 100 unit of a normal piece rate 10 per unit. X produced 60 units and Z produced 110. Find out earning the worker of Z ही ढूंढना है अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। कैसे ढूंढना है आपको, टेलर से ढूंढना है। तो टेलर क्या बोलता था, टेलर क्या क्या बोलता था, जो आपने जो भी पीस बनाए, नंबर्स ऑफ पीस बनाए, है ना, इनटू पीस रेट, ठीक है, और Z का ढूंढना है ना। तो Z ने कितने बनाए हैं, देखो 100 बनाने थे, लेकिन जेड ने बनाए कितने 110, मतलब मोर देन 100%। तो ऐसे केसेस में 120% वो बोनस देता था। कितने पीस बनाए, उसने बनाए 110, पीस रेट कितना था, पीस रेट है 10, और उसके 120%, तो ये कितना आता है, ये 1100 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो भैया, ये दोनों का प्लस कर देंगे तो 132 ये हो जाएगा, ठीक है। Find out the reorder level if consumption is reorder quantity. If the consumption is 80 to 100 units per day, delivery period 3 to 5 days, and maximum level is 660. ये बहुत ही अच्छा सम है, मैं समझाता हूँ, जस्ट सेकंड, एक मिनट। हाँ, कैसे करना है, फाइंड आउट द रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहे हैं सर, रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहे हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है ईओक्यू, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और आपको मैक्सिमम लेवल का आंसर दे दिया है 660, है ना, तो आपको मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी आपको। और मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू, यही है रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना, माइनस हम करते थे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, यहां किया था, है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको दे दिया है 660, रीऑर्डर लेवल आपको रीऑर्डर लेवल ढूंढना पड़ेगा ना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल कैसे ढूंढते थे, मैक्सी मैक्सी लेके करते थे। तो यहाँ पे 100 यूनिट है पर डे और 5, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, ये आपको ढूंढना है, इसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कितना है 80 इंटू दिस, तो 80 इंटू 30, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना 240, समझ गए ना। और इसको आपको सॉल्व करना है फिर, रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें इसका आंसर निकल के आ जाएगा सर 400, इसका आंसर कितना आ जाएगा 400, सॉल्व कर देना। Which of the following wage system is combination of time rate and fixed rate? Immersion efficiency bonus plan दोनों आता था इसके अंदर। चलिए फिर, जेबी लिमिटेड हैज 900 यूनिट 10 रुपए के 1 सितंबर को पहले से था, परचेस मेड किया, सितंबर को परचेस किया 6 तारीख को 500 यूनिट, 13 सितंबर को परचेस किया 600 यूनिट, 24 सितंबर को परचेस किया 800 यूनिट। व्हाट इज द इश्यू प्राइस पर यूनिट एज पर सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड से क्या होगा, इफ द इश्यू ऑफ 1600 यूनिट कब करना है, 18 सितंबर को करना। अब 18 सितंबर का करोगे तो 13 सितंबर के बाद आएगा, एंड 24 सितंबर से पहले आएगा, है ना, तो इसके बीच में है। तो इससे पहले कौन कौन से थे, इससे पहले कौन कौन से थे, 900 था, है ना, 10 वाला, फिर 500 था जिसका रेट कितना था 12, 600 थे जिसका रेट कितना है 14, क्लियर। और इसमें से आपने कितना इश्यू करना है 1600, 1600 इश्यू करोगे तो इन सबका एवरेज आ जाएगा, सिंपल एवरेज में इन सबका एवरेज आ जाएगा, है ना। तो एवरेज में आई थिंक 12 रुपए आ जाएंगे, आंसर इज 12। चलो, फिजिकल चेकिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक विद द रिकॉर्ड इज द फ्यूचर ऑफ कंटीन्यूअस स्टॉक टेकिंग। सर कंटीन्यूअस स्टॉक टेकिंग करते हैं लोग,
Calculate the issue price per unit for the month of September 19 under periodic weighted average price method. periodic weighted average देखो बैलेंस है 700 का, याद रखना पीरियोडिक वेटेड एवरेज में बैलेंस लेते नहीं है। रिसीव किया 5 सितंबर को कितना 1123 रुपए, है ना। तो आपने रिसीव किया कितना 1100 यूनिट रिसीव किया, रेट कौन सा था 23 वाला, तो ये परचेज था। और रिसीव किया 530 वाला, सो 530, और रिसीव किया 324 वाला, तो 300 कितने 24 में, तो इन सब का तुम्हें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1100 2300 ये आ जाएगा सर 30, ये 3+2 5 बीच में आ जाएगा, 8 बीच आएगा 2 3, ये मल्टीप्लिकेशन किया सर, ये 15,000 आ जाएगा, और ये 7200 आ जाएगा। इन सब का टोटल करना होगा, ये निकल के आएगा 2540 47,500 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1500 1600 1900, और इसको आप इससे डिवाइड कर देना पीरियोडिक वेटेड एवरेज के लिए, है ना। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए सर 25 आंसर आ जाना चाहिए, डिवाइड कर देना पता चल जाएगा, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आंसर। चलिए नेक्स्ट है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 36 पर यूनिट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 36 यूनिट पर, ये बहुत अच्छा है। टोटल कैरिंग कॉस्ट 90 है, तो सिंपल सी बात है ना, अगर पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट 90,000 आता है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना था पर यूनिट 36, तो एक यूनिट का 36 रुपए, है ना, ठीक है, एक यूनिट का 36 रुपए, बराबर है, तो 36 रुपए एक यूनिट का, तो 90,000 रुपीज कितने यूनिट का, तो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 2500 यूनिट आएगा। तो 2500 यूनिट जो आया ना, ये जो 2500 यूनिट आया वो आपने एवरेज किया होगा, एवरेज याद करो एवरेज कैसे किया करते थे, याद है ना, कैरी कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखते थे ईओक्यू या ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय 2 इनटू कैरी कॉस्ट पर यूनिट पर रन किया करते थे, तो ये 2500 ये है ना, सॉरी ये है, डिवाइड करने के बाद है इन शॉर्ट, ये 2500 ऐसे आया है, मैं ये कह रहा हूँ ऑलरेडी डिवाइड करने के बाद है, तो आपको ये एक्स ढूंढना है, तो ये मल्टीप्लाई कर देने का, इसका डबल कर देने का, क्योंकि हम जो कैरिंग कॉस्ट ढूंढते थे वो एवरेज बेसिस पे ढूंढा करते थे। तो 90,000 कैरिंग कॉस्ट था, वो 2500 यूनिट का था, लेकिन 2500 यूनिट एवरेज थे, ऑन एन एवरेज, तो पूरे साल का कितना होगा 5,000। फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना हो, ईओक्यू कितना होगा सर, ईओक्यू है ना 5,000 होगा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, फाइंड आउट द ओवर एब्जॉर्प्शन था, अंडर एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 85,000 का, और आपने एब्जॉर्ब कितना किया था 15, तो एक्चुअल कितना हुआ 85, और 15 इंटू 5750 मल्टीप्लिकेशन कर देने का, है ना, तो ये जो भी कॉस्ट आएगा सर 15 इंटू 5750, लेट मी डू इट फर्स्ट, 15 इंटू 5750, तो ये हो जाएगा 86250, ये आपने इतना एस्टिमेट किया था, एक्चुअल कितना होगा ये, तो आपने ज्यादा कर दिया था ना, ओवर ओवर एस्टिमेट कर दिया था ना, ओवर एब्जॉर्प्शन कर लिया डिफरेंस, ठीक है। एक्स लिमिटेड 3 डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइज 4,000 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट टू ऑक्यूपाइज दिस, डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइज 600 स्क्वायर फीट, रेंट ऑफ द 30,000 फाइनल अमाउंट ऑफ रेंट चार्जेबल टू डिपार्टमेंट आर, सिंपल है यार, और मैं कितना चार्जेबल होगा, सिंपल काम करना है इसमें, मेरा तो काम नहीं है, ठीक है, तो करूँ क्या क्या करना होगी मुझसे, डिपार्टमेंट पी ऑक्यूपाइज 4,000, डिपार्टमेंट क्यू कितना 5 और 4 9, और वो कितना 9 6 15, ठीक है, टोटल खर्चा कितना था 30,000, 30,000 डिवाइड पे कितने करेंगे 15,000 स्क्वायर फीट, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रुपए स्क्वायर फीट, किसका ढूंढना है मुझको, टू डिपार्टमेंट क्या है आर है, आर कितना था आर जो 6,000, आंसर कितना आ जाएगा 12,000, प्रॉपर क्लासिफिकेशन से इसका मैच करना है, ये जरा आप देख लेना खुद ही थोड़ा फास्ट,
है ना। अभी धीरे धीरे देख लोगे नहीं यार। ऑन द फॉलोइंग व्हाट विल द बेस का पोस्टमार्टम जनरल फैक्ट्री फैक्ट्री एक्सपेंस कैसे करते थे यार, है ना। जनरल जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस, जनरल वर्कर्स कैसे होता है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करते थे, याद है ना। फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर इज 23, डायरेक्ट लेबर इज 23, डायरेक्ट वेजेस 23, फैन ऑफ द वर्ड एब्सोल्यूट आर्ली रेट मेथड, लेबर आर रेट मेथड, लेबर आर रेट मेथड। तो फॉर्मूला क्या होती थी, हम ऐसा करते थे, ऊपर लिखते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर आर, नंबर्स ऑफ लेबर आवर्स, नंबर्स ऑफ आवर्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर, 1,50,000, ठीक है। यहाँ कितना कर देने का, 5,000, ये कितना हो जाएगा, ये 30। थर्टी आ गया ना, देखो खत्म हुई बात। 30 आ गया, कैसे किया, फिर से करूँ क्या, निकल गया इसलिए। ऊपर लिखने का फैक्ट्री ओवरहेड्स, नीचे लिखने का आपको जो भी रेट था, एब्जॉर्प्शन रेट जो भी है, ये हम लेबर आर्ट के बेसिस पे करने वाले थे, तो ये था कितना, 1,50,000 था, और यहाँ कितना था, 5,000। तो रेट कितना निकल के आता है, कितना, 30 निकल के आएगा। सिंपल है। ये देख लेना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए है, आप थ्योरी में देख लेना। जनरल टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैच कॉस्टिंग करती है ना। टॉयज कोई एक या दो नहीं बनाता है, टॉयज पूरे बैच में बनता है, तो उसमें बैच कॉस्टिंग लगता है। तो उसमें बैच कॉस्टिंग लगता है, मेडिसिन में बैच कॉस्टिंग लगता है ना। सुटेबल कॉस्ट फॉर ब्रिक्स वुड बी पर 1,000 ब्रिक्स, 1,000 ब्रिक्स का कितना वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो पेपर मैंने आपको दे दिए हैं, दो पेपर मैंने करके दे दिए आपको।